सनातन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी व्यक्ति ने विवाह कर लिया है, शादी कर ली है, मैरिज कर ली है, तो ये शादी जो है वो अटूट होती है, वो 7 जन्मों का बंधन हो जाती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक समय में ऐसा समय आया जब लोग ज़्यादा समझदार, ज़्यादा काइयाँ, ज़्यादा तिकड़मबाज हो गए, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि उनमें खुटपुट की वजह से, तीम झाम की वजह से शादी टूटने तक की नौबत आ गई। तो भाई कानून में इसमें परिवर्तन करना पड़ा। कानून को इस मॉडर्न चेंज के अनुसार कुछ परिवर्तन करके 1955 में जो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा इसमें डाइवोर्स के प्रोविजंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। एक लीगल सेंस में डाइवोर्स का मतलब होता है सेसेशन ऑफ अ मैट्रिमोनियल बॉन्ड, यानी कि एक जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड होता है, एक वैवाहिक संबंध होता है, उनका पूरी तरह से खात्मा, उनका पूरी तरह से भंग हो जाना। यानी कि एक पति पत्नी को, एक औरत को, एक पुरुष को जो कि विवाह के बाद एक पति पत्नी थे, तो उनको डाइवोर्स के बाद, तलाक के बाद उनको अब साथ साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। एक पति पत्नी की तरह निर्वाह करने की, उनके कर्तव्यों के पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उनके बीच में जितने भी संबंध होते हैं, जो भी कांटेक्ट होते हैं, जो भी सह संबंध होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। एकदम से वो दोनों ही फ्री हो जाते हैं। मैरिज का पूरी तरह से टोटली डिसोल्यूशन हो जाता है और इस टोटल डिसोल्यूशन वाले पूरे सिस्टम को हम डाइवोर्स या तलाक के नाम से जानते हैं। अब तलाक वाले इस प्रोविज़न में 1955 के बाद 1976 में एक चेंज आया और 2019 में भी चेंज आया था, जिसके बारे में हम अपने आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के अंतर्गत डाइवोर्स के जो भी प्रोविज़न, जो भी इसके ग्राउंड दिए गए हैं, उनके सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के डाइवोर्स की इस वीडियो को चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो डाइवोर्स के बारे में इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन तो नहीं दी गई, लेकिन मीनिंग और इसके बारे में बेसिक चीज़ें हमने आपको पूर्व में ही बता दी। अब जरूरी हो जाता है डाइवोर्स के बारे में प्रोविज़न्स कहाँ दिए गए हैं इस हिंदू मैरिज के एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 13 में, 13A, 13B, 13 के अलावा जिसमें जो प्रोविज़न्स हैं वो सेक्शन 14 में दिए गए हैं, सेक्शन 15 में दिए गए हिंदू मैरिज एक्ट के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स, क्या क्या इसके बेस, क्या क्या आधार दिए गए हैं। तो इन ग्राउंड्स के बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे से, प्यार से हम अपने पिछले वीडियो में, जो कि जुडिशियल सेपरेशन का वीडियो था, उसमें हम बात कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इस ग्राउंड को हम बहुत ही संक्षेप में समझेंगे, लेकिन अगर आपको इसमें विस्तार पूर्वक जाना है, सही से समझना है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुलकर बात की है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पूर्व हम बात कर लेते हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के बारे में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस की। तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस केवल इतना होता है कि जुडिशियल सेपरेशन जो होता है वो टोटली डिसोल्यूशन नहीं होता मैरिज का, कि हाँ मैरिज एकदम से ख़त्म ही हो जाए। इसमें बस एक टेम्परेरी टाइम तक के लिए ये मैरिज का जो प्रोविज़न होता है, जो मैरिज का पूरा सिस्टम हो जाता है, उसको कुछ दिन के लिए अलग थलग कर देते हैं, भंग कर देते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जबकि डाइवोर्स के अंतर्गत इस मैट्रिमोनियल जो बॉन्ड होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके दोनों पार्टीज़ को स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं डाइवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में या इनके आधार के बारे में। तो इनके आधार दिए गए हैं सेक्शन 13 में या धारा 13 में, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत है। तो इसमें 2 इसके क्लाउजेज हैं, जिसमें क्लाउज 1 और क्लाउज 2 आता है। क्लाउज 1 के अंतर्गत जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं वो पति और पत्नी को समान रूप से उपलब्ध हैं, उनको अवेलेबल हैं। लेकिन जो क्लाउज 2 में जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं वो स्पेशली वाइफ को या पत्नी को ही अवेलेबल है। तो इन ग्राउंड्स में सबसे पहला ग्राउंड जो आता है वो एडल्ट्री का आता है। एडल्ट्री का मतलब ये हुआ कि शादी हो चुकी है, पति पत्नी की तरह एक पूरा जोड़ा रह रहा है, इसके बावजूद उन जोड़ों में से कोई एक पार्टी किसी थर्ड पर्सन के साथ अपना शारीरिक संबंध बना के रखे हुए हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी प्रक्रिया को एडल्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविज़न किया गया था कि सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री भी जो है वो डाइवोर्स का एक सफिशिएंट ग्राउंड हो सकती है। लेकिन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री के इस प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अभी भी इसको, इस डाइवोर्स का एक
पर्याप्त कारण, पर्याप्त जो है आधार माना जाता है और इसके आधार पर एक व्यक्ति जो है, एक औरत है, वो डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है क्रूएल्टी का। क्रूएल्टी का मतलब हुआ क्रूरता। क्रूरता किसी भी स्तर की हो सकती है, वो शारीरिक भी हो सकती है और वो मानसिक भी हो सकती है। जैसे कि रसल वर्सेस रसल के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि क्रूरता का मतलब वो एक तरह का आतंक, वो एक तरह का भय, वो एक तरह का खतरा होता है जिसमें एक व्यक्ति को, एक औरत को ऐसा लगे कि उनकी जान को, उनके स्वास्थ्य को, उनके लिम्ब को या उनकी लाइफ को किसी तरह का घातक, भयंकर, दुर्दांत खतरा लग रहा है कि हाँ भैया सामने वाली व्यक्ति से हमारा चल नहीं पाएगा, अगर भाई हम चूक गए, इसको मौका मिल गया तो ये कूट काट के बराबर कर देगा। और या फिर शारीरिक के अलावा ये क्रूएल्टी जो है वो मानसिक भी हो सकती है। मानसिक ताड़ना देना, उस व्यक्ति को ऐसे स्तर में कर देना कि हाँ भैया वो दिन भर सन्नाटे में रहे, छत ताकता घूमे, तारे गिने, आसमान देखे, दीवार के ईंटें गिने। तो ऐसे करना ये भी एक क्रूएल्टी की ही कैटेगरी में आता है और इसके स्तर पर भी, इसके बेस पर, इसके आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है परित्याग, यानी कि व्यक्ति ने स्वेच्छया, वॉलंटरली, अपनी इच्छा से परित्याग कर दिया कि हाँ भैया हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अब हमारा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। और परित्याग करने के पश्चात भी 2 साल तक किसी तरह का संबंध, शारीरिक या किसी भी तरह का सह संबंध नहीं रखा, तो ये कारण भी, जो डिजर्शन का ये आधार है, ये भी डाइवोर्स के लिए कारण बन सकता है। लेकिन डिजर्शन के अंतर्गत 2 चीज़ों का होना जरूरी है, जिनमें पहली चीज़ है एनिमस, दूसरा चीज़ है फैक्टम। एनिमस और फैक्टम का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के एक्ट में, उनके कृत्य में और उनके इंटेंशन में, दोनों ही तरीके से जाहिर होना चाहिए कि व्यक्ति ने परित्याग कर दिया। ऐसा नहीं है कि मन में सोच के रखा हुआ है, इंटेंशन बना के रखा है कि हाँ अब इस साल तो इनको छोड़ देंगे और छोड़ नहीं रही है, बस मन में सोच के मन ही मन में लड्डू फोड़ रहे हैं कि इस साल छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ डिजर्शन कॉज नहीं करेगा, ये डिजर्शन नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट कन्वर्जन या एपोस्टेसी का है। एपोस्टेसी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की या किसी औरत की शादी हुई, विवाह हुआ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और विवाह के पश्चात दूसरी शादी करने के लालच में, दूसरे विवाह के लालच में उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया कि हाँ भैया दूसरा धर्म हम पकड़ लेंगे तो ये शादी तो अपने आप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ भी अगर किसी व्यक्ति ने कन्वर्जन कर लिया है तो कन्वर्जन भी एक डाइवोर्स का बेस हो सकता है। धर्मांतरण भी एक डाइवोर्स का बेस, डाइवोर्स का आधार तलाक का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की विकृत चित्तता। मतलब मस्तिष्क ऐसा विकृत चित्त हो जाए कि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रकृति को, नेचर को, वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, समझ ही ना पाए। सामने वाले की इच्छाओं को, उनकी उम्मीदों को ही ना समझ पाए। मान लीजिए पत्नी चाहती है कि हाँ यार शादी के बाद पति हमको टहलाने घुमाने ले जाएगा, कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, रोमांस करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, गोमती रिवर फ्रंट के किनारे थोड़ा ठंडी हवा खाएंगे, और सामने वाले व्यक्ति को भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि औरत चाहती क्या है। वो अपना अनसाउंड माइंड में एकदम भटक के रखा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, कभी भी कर रहा है, दौरे वौरे पड़ रहे हैं। तो औरत तो आई थी भाई घर बसाने की नीयत से कि एक अलग संसार बनाएंगे, प्यारा सा घर बनेगा, ये वो ऐसा ऐसा करके, और पता चला वो एक उनके पति बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बच्चों की तरह उनको संभाल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो ये चीज़ भी भाई ये गड़बड़ है और इसके बेस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी था, लेकिन इस चीज़ को ओमिट कर दिया गया, एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया, क्योंकि लेप्रोसी प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा रोग है जिसका निदान, जिसका इलाज संभव है, इसलिए इसको ग्राउंड से हटा दिया गया है। अगला पॉइंट आता है इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ डिजीज़, यानी कि एक वो डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि काफ़ी खतरनाक, दुर्दांत, भयावह और प्राणघातक है, जो कि कम्युनिकेट कर सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है एक मीडियम के थ्रू, जैसे ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफ़र होती है, शेयर से फाइल ट्रांसफ़र होती है, वाईफाई से फाइल ट्रांसफ़र होती है। ऐसी ये रोग भी एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी से अगर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और काफ़ी प्राणघातक हैं, जिनसे व्यक्ति की मृत्यु का खतरा बना रहता है। तो इन डिजीज़ेस के बेस पे, क्योंकि इनका इलाज संभव नहीं है और व्यक्ति बच नहीं सकता है शायद, तो इसके बेस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है रिनंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का परित्याग। भाई जैसा कि पिछले वीडियो में हम कह चुके हैं, बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट है कि मान लीजिए व्यक्ति को अचानक से सनक चढ़ गई कि भैया अब दुनिया में कुछ नहीं रखा, मोह माया है, सब छोड़ छाड़ के उनको जाना है हिमालय पर्वत पे, संत बनना है, पीला चोला धारण करके भैया सन्यासी हो लिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भाई जीवन जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता।
तो इस बेस पे भी उस व्यक्ति से तलाक ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगला पॉइंट आता है प्रिज्यूम्ड डेथ या सिविल डेथ। सिविल डेथ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया और ऐसा गायब हो गया कि वो उसके बारे में कोई खबर 7 साल तक सुनाई नहीं पड़ी, और उनके द्वारा सुनाई नहीं पड़ी जिनके द्वारा अक्सर उन्हें देखा जाता था, सुना जाता था, उनके घर वाले, फैमिली वाले, वो दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी करते थे, शाम को सुट्टा फूंकते थे, टहलते घूमते थे, चाय पीते थे, मौज मस्ती क्लबिंग वगैरह करते थे, उनके द्वारा 7 साल तक सुना ही नहीं गया कि भैया हैं कहाँ, भैया एकदम अता पता लापता होकर रखे हैं। तो इस बेस पे भी तलाक लिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कानून के द्वारा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी, वो भाई जब गायब ही हो गया तो मृत्यु मान ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिजप्शन ऑफ कोहिबिशन आफ्टर द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्राप्त होने के बाद 1 साल तक पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं रह गया, शारीरिक संबंध नहीं रह गया, तो ऐसे ग्राउंड पे, इस आधार पर भी जो है वो डाइवोर्स लिया जा सकता है, डिक्री प्राप्त की जा सकती है कोर्ट। और अब हम आते हैं सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में दिए गए ग्राउंड्स के बारे में, जो कि स्पेशली अवेलेबल है वाइफ को, पत्नी को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बाइगेमी का आता है। बाइगेमी का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने एक शादी हिंदू विधि विवाह के अंतर्गत करी और अब भैया प्लानिंग कर रहे हैं दूसरी शादी करने की, वो सोच रहे हैं कि दूसरी शादी कर ले। तो अगर उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली तो भाई पहली औरत का तो उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, उसने बहु विवाह कर लिया है। तो इस पॉइंट पर भी ये ग्राउंड अवेलेबल है एक औरत को, एक पत्नी को, कि वो अपने पति से तलाक ले लें। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसी अपराध के बारे में, मान लीजिए एक व्यक्ति रेप का, सोडोमी का या फिर बेस्टियलिटी का अपराधी है, वो आरोपी है, उसको सज़ा हो चुकी है, वो जेल चले गए हैं। तो ऐसा ये अपराध काफ़ी भयावह, काफ़ी घिनौना, दुर्दांत अपराध है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक, मौलिक, धार्मिक किसी भी स्तर पर उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही दुष्कर हो जाता है। तो उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध तोड़ लेने में ही भलाई होती है। तो इस बेस पर भी जो है वो डाइवोर्स, तलाक लिया जा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बालक या बालिका की उम्र 15 साल से या 17 साल से या 18 साल से, जो भी एक वयस्कता की उम्र बताई गई है, उससे कम की एज की है, और उनकी शादी कर दी गई, बाल विवाह कर दिया गया। अब व्यक्ति वयस्क हो गया, वयस्कता की जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जो वो बताई गई है 18-21 साल, वो अपनी एज पर पहुंच चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं। तो उनके पास ये, उनके समक्ष ये ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो इस शादी को कंटिन्यू करें, इस विवाह को कंटिन्यू करें, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो इस विवाह को भंग कर सकते हैं। तो ये था हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिया गया डाइवोर्स के सारे ग्राउंड्स और डाइवोर्स का मीनिंग, डेफिनेशन, उनके सारे प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो अगला वीडियो है वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पे आएगा, तो उसको पाने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो अगला कब आ रहा है। धन्यवाद।